खाल खिंचवाकर मारूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। अतीक अहमद के लिए ये एक हकीकत थी, एक सच्चाई जो उसके अपने टॉर्चर चेंबर में असल में होती थी। लेकिन इतनी क्रूरता के ठीक सामने भगवद गीता का एक श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसका अंत तो तय है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर कैसे खुलती है। तो आज हम कहानी देखने वाले हैं अतीक अहमद की, एक ऐसा नाम जो 4 बार विधायक, 1 बार सांसद बना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अपनी एक पैरेलल सरकार, एक अलग ही सत्ता चला रहा था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि कोयला चोरी करने वाला एक मामूली सा लड़का आखिर हिंदुस्तान की सियासत का सबसे खौफनाक चेहरा कैसे बन गया। देखिए, उस दौर में इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, वहां सिर्फ एक नाम का सिक्का चलता था, चांद बाबा। वो उस इलाके का बेताज बादशाह था। और अतीक उस वक्त कोयला चोरी और छोटी मोटी वसूली करता था। एक बार तो पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था, तो इसी चांद बाबा ने उसे जमानत पे बाहर निकलवाया। और बस वहीं से अतीक चांद बाबा का शागिर्द, उसका ड्राइवर बन गया। और फिर आया साल 1989। ये वो साल था जब सत्ता बदली, और बहुत ही बेरहमी से बदली। सोचकर देखिए, जो शागिर्द था वो अपने ही गुरु के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो गया। चुनाव के दिन उस पर जानलेवा हमला भी हुआ। और जब वोटों की गिनती चल रही थी, ठीक उसी वक्त अतीक ने चांद बाबा और उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया। बस एक ही झटके में उसने जुर्म और सियासत दोनों दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया। तो अब रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। और इसके बाद तो अतीक की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने जुर्म और सियासत को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार कर दिया जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसने अपना एक पूरा अतीक सिस्टम बना लिया था। मतलब इलाके के हर बिजनेस वाले से इलेक्शन टैक्स वसूला जाता था। बूथ कैप्चरिंग तो खैर आम बात थी। और हां, उसका वो पर्सनल टॉर्चर चेंबर, जहां दुश्मनों की खाल उधेड़ दी जाती थी। बात यहीं नहीं रुकी। आरोप तो ये भी लगे कि उसके तार आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई तक से जुड़े हुए थे। और इसका खौफ कितना बढ़ गया था, इसका अंदाजा लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से लगता है। साल था 1995। जब मायावती ने सरकार से सपोर्ट वापस लिया, तो कहते हैं अतीक ने अपने गुंडों को गैस सिलेंडर लेके भेज दिया। प्लान बिल्कुल सीधा था, गेस्ट हाउस में आग लगाकर मायावती और उनके विधायकों को जिंदा जला देना। और इसी एक घटना ने अतीक को एक मामूली गुंडे से एक बाहुबली बना दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 11। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हाईकोर्ट के उन जजों की गिनती है जिन्होंने अतीक के केस की सुनवाई करने से ही मना कर दिया, खुद को केस से अलग कर लिया। इससे बड़ा खौफ का सबूत और क्या हो सकता है। उसका रुसूख, उसका असर कहां तक पहुंच गया था। किस्सा यह है कि जब उसने गांधी परिवार से जुड़े एक पारसी परिवार की जमीन कब्जा ली, तो कथित तौर पर खुद सोनिया गांधी का फोन आया और उन्होंने कहा, भाई ये जमीन छोड़ दो, हमारे रिश्तेदारों की है। सोचिए, एक कोयला चोर अब देश के सबसे ताकतवर परिवार से सीधी बात कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान ताकत के नशे में चूर होता है तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और अतीक ने भी अपने गुरूर में एक ऐसी ही गलती कर दी जिसने उसके अंत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। हुआ ये कि साल 2004 में अतीक सांसद बन गया, तो उसकी विधायक की सीट खाली हो गई। वो चाहता था कि सीट उसके भाई अशरफ को मिले, लेकिन चुनाव जीत गया बीएसपी का एक नेता, राजू पाल। और ये एक ऐसी हार थी जिसे अतीक बर्दाश्त नहीं कर पाया। 19 ये उन गोलियों की गिनती है जो राजू पाल के जिस्म में मिली थीं। चुनाव जीतने के बस कुछ ही महीने बाद दिन दहाड़े सरेआम उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह था, एक ऐसा शख्स जो उस वक्त राजू पाल के साथी था, उनका दोस्त उमेश पाल। और यही वो अकेला गवाह था जो सालों बाद अतीक के पूरे साम्राज्य के ढहने की वजह बनने वाला था। तो अब वक्त बदला, सत्ता बदली, और अब बारी थी सिस्टम के पलटवार की। जब सालों बाद 2023 में उसी अकेले गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कहा, मिट्टी में मिला दूंगा। ये कोई बयान नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था।
24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर होता है। 28 मार्च को 100 से ज्यादा केसों में अतीक को पहली बार सजा मिलती है। 13 अप्रैल को उसका बेटा असद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और फिर ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को लाइव टीवी पर कैमरों के सामने अतीक और उसके भाई अशरफ की कहानी खत्म हो जाती है। तो एक कोयला चोर से शुरू हुई कहानी 11,000 करोड़ की कथित संपत्ति और सियासत की बुलंदियों को छूते हुए आखिरकार गोलियों की बौछार के साथ खत्म हो गई। और ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसका अंत निश्चित है।